Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll be discussing about the lecture 2 of the topic blood. लेक्चर 1 अपन ने क्या था? लेक्चर 1 के अंदर अपन ने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड में की कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, ब्लड कैसा होता है, एंड उसके बाद अपन ने ना कंपोजिशन के बाद अपन ने देखा कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, उसको डिटेल में अपन ने पढ़ा कि उसके कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन होता है उसका फंक्शंस क्या होते हैं, सेपरेट फंक्शंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपन लेके चलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। प्लाज्मा हो चुका है, अपन अब लेके चलेंगे अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगे अपने आरबीसी, इट इज रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अपन जब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ blood cells and cell fragments. So we have three types of blood cells: white blood cells and red blood cells. These two are cells. Then we have a cell fragments that are known as platelets. Platelets are not cells; they are cell fragments. They are produced due to lysis of a cell, जिसके अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, मतलब आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। Now अपन जब बात करते हैं कि what is the process, like what is the process of what is the process of the formation of blood cells in the body. These blood cells are formed, and the process these blood cells are formed in the bone marrow of the adult, and this process is known as hemopoiesis or hematopoiesis. Poiesis मतलब होता है making, hem means blood, blood cells का formation, hem like blood, poiesis मतलब making, तो blood making, okay, यानी blood के component का formation. Then we have RBC or red blood cells. So starting with it is also known as red blood corpuscles or erythrocytes. Erythro means red, cytes means cell. Erythro means red, cytes means cells. Okay, so what are the features of the RBC? RBC को जब हम देखते हैं तो they are biconcave. Biconcave कैसा होता है? Biconcave इस फॉर्म में होता है कि ये एक तो U होगा, एक सरफेस होगी, एक सरफेस U होगी. So these are the biconcave structure, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा किस फॉर्म में बाइकॉन्केव, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। तो दे आर इन्यूक्लिएटेड एंड लैक अदर ऑर्गेनेल्स. सो द मेन रीजन for these them to biconcave is so that it can easily pass through blood vessels. Blood vessels में कोई दिक्कत ना आए, it can easily pass through that blood vessels. Enucleated because होता ये कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो बड़ी बॉडी होने से उनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए के लिए बाइंड और कैरियर चाहिए ज़्यादा। तो हमें पता है कि आरबीसी के अंदर भी है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करता है। इसी वजह से ये होता है कि जो न्यूक्लियस है और जो ऑर्गेनेल्स है जो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेती है, तो उसने क्या करा कि इन सबको हटा दिया। उसने बोला कि एच बी तू आ जा, तू रह ले और तू ऑक्सीजन से बाइंड कर, ताकि हम सब ऑक्सीजन पहुंचाते रहे सेल्स तक। ठीक है, सो इट्स एन अडेप्टेशन। बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब में जो आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस होता है, वर्टिब्रेट्स में नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर हाई मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स. ओके, now the size of the RBC is 8 micrometer or 7 micrometer. It contain an oxygen carrying protein, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है 120 दिन की, यानी कि 3 से 4 महीने की. एंड आरबीसी मतलब बात करें आरबीसी की इतनी कम की होती है लाइफ साइकिल. द रीजन बीइंग, जैसे जैसे ये पास करता है ना ब्लड वेसल से, तो उसको क्या होता है कि इट मीट विद शियर वियर एंड शियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब इस पर कुछ प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, किसी मेम्ब्रेन टूटती रहती है. इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास ऑर्गेनल्स नहीं है, तो क्या होगा, इसकी मेम्ब्रेन का रिपेयर नहीं हो सकता. इसीलिए एक टाइम के बाद ये इतनी ज़्यादा वियर हो जाती है कि लाइक ये फट जाते हैं सेल्स एंड दे डाइड. ओके, सो नाउ द मेन थिंग इज हेमेटोक्रीट. व्हाट इज हेमेटोक्रीट? जितना अपनी बॉडी में, जितनी अपने ब्लड में आरबीसी है ना, उसका प्रपोर्शन, उसका परसेंटेज इज हेमेटोक्रीट. फीमेल्स के अंदर ये होता है 38 to 46% एंड मेल के अंदर होता है ये 40 to 54%. नाउ द रीजन बिहाइंड द मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेल and the more volume of hematocrit in male is, so before that let me introduce two terminologies. Erythropoiesis. Erythro means red blood cells, like red blood cells, and poiesis making. The formation of RBC is known as erythropoiesis, and the hormone which helps in the erythropoiesis is erythropoietin. Erythropoietin is secreted by the kidney cells.
दिस आर द स्पेशल किडनी सेल्स, स्पेशलाइज होते हैं कुछ सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं दिस दिस प्रोटीन, दिस हार्मोन हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इरेथ्रोपोइसिस। ओके, नाउ अपन जब मेल की बात करें तो मेल हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, फीमेल में नहीं होता, मेल में होता है। तो मेल में ये होता है कि मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है तो दिस डायरेक्ट लिंक बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ इरेथ्रोपोइटिन फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन। ओके, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन मोर विल बी इरेथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन, एंड यू नो इरेथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा तो इरेथ्रोपोइसिस उतना ज़्यादा होगा, इसलिए आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है मेल के अंदर एंड फीमेल में वो कम होती है। इसी वजह से ये होता है कि मेल में हमेशा आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है एंड इसी वजह से मेल में एचबी भी ज़्यादा होता है। अनदर रीज़न इज कि फीमेल अंडरगोस मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ। इसके से क्या होता है कि फीमेल के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। आयरन कमी से क्या होता है कि इरेथ्रोपोइसिस कम हो जाता है, ठीक है, जो मेल में नहीं होता। एंड इसी वजह से अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता। इसी वजह से होता है कि फीमेल हैव अ लो अमाउंट ऑफ आरबीसी एंड एचबी देन द मेल। नाउ अबाउट दी, ऐसा है कि आरबीसी मतलब कि लाइफ साइकिल 3 महीने की होती है। सो वेयर द आरबीसी डाइड, आरबीसी डाई इन स्प्लीन। अब क्यों स्प्लीन में मरती है? नथिंग इज, मैंने कहा कि वियर शेयर हो चुका है प्लाज्मा में का बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मूवमेंट टू द ब्लड वेसल्स। जैसे वो स्प्लीन में घुसती है ना तो स्प्लीन की वेसल इतनी नैरो होती है कि जैसे ब्लड वेसल, जैसे ब्लड सेल्स में घुसते हैं आरबीसी से उसमें घुसेंगे ना तो वो इतना प्रेशराइज हो जाते हैं उस पतली पतली वेसल से, मतलब उसकी जो वॉल्स होती है वो इतना प्रेशर डालती है उसके ऊपर कि आरबीसी वहाँ फट जाते हैं, इट आरबीसी लाइज्ड। इसी वजह से वहाँ पे ये होता है कि स्प्लीन के अंदर ही आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है, वहीं पे आरबीसी मरते हैं एंड वहीं पे इनका रिसाइकलिंग भी होता है, जो कंपोनेंट्स होंगे आरबीसी के उनका रिसाइकलिंग भी होगा। देन भी है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अपन बात करते हैं, इट्स अ रेड कलर, इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। It consists of 33% of RBC weight, or there are 280 millions of hemoglobin per red blood cells. Then we say about the level of hemoglobin. We have male में होता है 13.5 to 17.5 and female में होता है 12.0 to 15.5 ग्राम पर डेसिलीटर, ठीक है। और रीजन इसका यही है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है एंड मेल डू नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुएशन, फीमेल से मेंस्ट्रुएशन होता है, फीमेल में ब्लड लॉस होता है, इसकी वजह से फीमेल्स आर एनेमिक और फीमेल्स हैव अ लो आयरन। इसी वजह से फीमेल्स को ज़्यादा आयरन डाइट की जरूरत होती है ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट वी कैन से हीमोग्लोबिन की क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। यू कैन सी लाइक आई एम ड्राइंग दिस 1 2 3 4। सो अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड। इसमें क्या होता है कि देयर आर 2 पोर्शन, वन इज हीम एंड अदर इज ग्लोबिन। हीम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। ओके, प्रोटीन पार्ट का मतलब क्या है, ग्लोबिन के अंदर होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड। देखो मैंने कहा 1 2 3 4, ये अल्फा तो ये होगा बीटा, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हर पॉलीपेप्टाइड के बीच में क्या होता है, देयर इज अ हीम ग्रुप, देयर आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और हर पॉलीपेप्टाइड के बीच में होता है, एक सेंटर में होता है हीम ग्रुप। अब हीम ग्रुप में क्या होता है, हीम ग्रुप के खुद के सेंटर में ये रहा हीम ग्रुप, ठीक है। इस हीम ग्रुप के सेंटर में होता है फेरस आयन विच इज कॉम्प्लेक्स टू द पोरफायरिन रिंग्स, ठीक है। जैसे कि आयरन सेंटर हो गया एंड इट कॉम्प्लेक्स टू पोरफायरिन रिंग्स। This region is the iron region and this other region is the non-heme region or the non-iron part. Okay, these are the porphyrin rings. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन रिवर्सिबली बाइंड करता है इस आयरन के साथ में एंड हेल्प्स, बिकॉज ऑफ दिस द हीमोग्लोबिन हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। I hope I am clear. So the function includes, function of HB includes each HB molecule carry 4 oxygen at a time. एक इससे बाइंड करेगा, एक इससे बाइंड करेगा, एक इससे बाइंड करेगा, एक इससे बाइंड करेगा, ठीक है, जो अकाउंट करता है 98% ऑफ टोटल, ठीक है। फॉलोड बाय CO2 जो होती है, CO2 बाइंड करती है, जो CO2 होती है वो भी बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, मेजरली वो प्लाज्मा डिजोल्व होती है, बट CO2 बाइंड्स टू द अमाइनो एसिड ग्रुप ऑफ HB and because of this HB also carries CO2 from one place to another. Now when we say about the key
आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, तो क्या होता है कि एचबी कंपोनेंट जो होता है आर रिसाइकल्ड। एचबी कंपोनेंट जो होते हैं वो सारे रिसाइकल होते हैं स्प्लीन के अंदर। उसमें ये होता है कि ग्लोबिन पार्ट बनाएगा अमाइनो एसिड, मतलब ड्यूरिंग रिसाइकलिंग ग्लोबिन विल फॉर्म अमाइनो एसिड्स जो कि यूज हो जाएंगे बॉडी से। हीम के अंदर ये होता है कि जो आयरन होता है ना, आयरन, ये आयरन फिर से जाएगा बोन मैरो के अंदर एंड विल हेल्प इन इरेथ्रोपोइसिस। ओके, बट जो नॉन आयरन पार्ट है, ये जो पोरफायरिन रिंग्स जो है, ये रिंग्स बनी हुई है ना, 1 2 3 4, ये रिंग्स क्या होती है, ये रिंग्स डिग्रेड होती है एंड दिस रिंग्स गेट डिग्रेड एंड इट गेट एक्सक्रीटेड आउट बाय मींस ऑफ फीसेस एंड यूरिन। और इसी इन्हीं रिंग्स की प्रोडक्ट की वजह से बनता है कि आपका जो फीसेस है, यानी कि जो आपकी स्टूल है, आपको जो यूरिन है उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ऑरेंज कलर एंड येलो कलर because of the degradation of this non-iron part of heme. Now, what are the Rolex formation? When we talk about Rolex formation, Rolex का मतलब क्या होता है कि जब आप एक सिक्के के ऊपर सिक्के रखते हो तो एक स्टैक बन जाता है। सिमिलरली आरबीसी के साथ भी यही होता है। आरबीसी में यही होता है कि ड्यू टू द स्टैकिंग और एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी सेल इन वर्टिब्रेट्स, क्यों होता है, जब प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ what are the cause of increase in the plasma protein concentration? The result may be cancer, polycythemia, diabetes mellitus, inflammatory disorder, etc. Okay. अब क्या है कि रिजल्ट व्हाट इट रिजल्ट, मतलब रोलेक्स तो बन गया, मतलब ये स्टैक्स तो बन गए, इससे क्या दिक्कतें आएंगी, इससे दिक्कत होगी कि आपकी ब्लड वेसल बहुत नैरो होती है। ठीक है, तो वो इतने सारे स्टैक्स को एक साथ मूव नहीं कर पाती, तो देयर विल बी ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो फॉलोड बाय देयर इज इंक्रीज इन द इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका मतलब ये है कि आरबीसी कितना जल्दी सेटल डाउन करते हैं एक मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इतने स्टैक्स मिल गए तो ऑब्वियसली दे विल गेट मोर डेंसर, तो उतना ही ज़्यादा इनकी रेट बढ़ जाती है, मतलब उतना ही जल्दी ये नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, उतना जल्दी सेडिमेंट कर जाएंगे ये। नाउ अबाउट द वाइट ब्लड सेल्स, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट the RBC, so we will continue with the WBC or the leukocyte. Leuko means white, cyte means cell, white cells, because they don't have hemoglobin. Okay, and because of this they appears colorless and hence they are known as white cells. WBCs are classified like on the presence of granules. अगर granules है तो they will be granulocyte, अगर नहीं है तो they will be agranulocyte. Now about the granulocyte, granulocyte में 3 तरह के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। वेरियस एक ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर होते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब ये जो 5 तरह के सेल्स है, ये सेल डिफर करते हैं एक दूसरे से। ग्रेन्यूल्स तो है ये, ठीक है, द मेन थिंग इज दे डिफर इन द शेप ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। फर्स्ट बात करते हैं अपन न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, देखो न्यूट्रो आ रहा है, न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल, तो दीज सेल्स आर स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाइज। न्यूट्रल डाइज मतलब जो एसिडिक और बेसिक डाइज नहीं होती है, जो इसमें कोई आयंस एंड कैटायंस नहीं होते, दे जस्ट आर न्यूट्रल डाइज। जब हम स्टेन करते हैं तो वी गेट स्मॉल लाइक uniformly scattered granules, and the main thing is the nuclei of this cell. इनका न्यूक्लियाई क्या होता है, इनके न्यूक्लियाई में कम से कम 2 से 5 लोब होते हैं। द नंबर ऑफ लोब्स इंक्रीजेस विद द एज ऑफ द सेल। ओके, इसलिए अपन इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसलिए अपन इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। जब पूरा एज होता है तो इसके अंदर द न्यूक्लियाई हैज मोर देन 5 लोब्स। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दी eosinophils। eosinophils में क्या होता है, eosin इज द एसिड डाई। ओके, इसका मतलब ये कि दीज सेल्स विल गेट स्टेन्ड बाय मींस ऑफ एसिडिक डाई। आप जब इनके ग्रेन्यूल्स देखें तो ग्रेन्यूल्स बहुत बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके, और इनके न्यूक्लियाई में 2 लोब्स होते हैं। यू कैन सी लाइक दिस इज 1 लोब, दिस इज अनदर लोब, तो द न्यूक्लियाई आर 2 लोब। सिमिलरली इन केस ऑफ बेसोफिल में क्या होता है कि बेसो मतलब बेस, मतलब इसका मतलब ये कि दिस सेल विल बी गेट स्टेन्ड बाय मींस ऑफ बेसिक डाइज, नॉट द एसिडिक डाइज। और सिमिलरली इसके अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर 2 लोब होते हैं। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो मतलब बहुत ही लाइट ब्लू फॉर्म में है ना, मतलब स्काई ब्लू के ना तरीके से है ना, मतलब स्टेन होता है। नाउ फॉलोड बाय मोनोसाइट। मोनोसाइट के अगर कैरेक्टरिस्टिक होता है तो
द शेप ऑफ इट्स न्यूक्लियस, का न्यूक्लियस का जो शेप होता है दैट इज किडनी बीन शेप, ठीक है, किडनी बीन शेप का होता है और हॉर्स शू शेप का होता है, घोड़े की जो नाल होती है ना उस शेप का होता है, ठीक है। और इसका मतलब इसकी साइज काफी बड़ी होती है बट आर स्मॉलर देन द लिम्फोसाइट्स। ओके, देन अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस डब्ल्यूबीसी, अपन बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स आर दी प्रीडोमिनेंट फेगोसाइट्स, मतलब ये वॉन्डर करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं ब्लड के अंदर। एंड व्हाट दे डू, जैसे इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई मतलब कुछ भी चेंज हुआ अपनी बॉडी के अंदर, कोई पैथोजन कोई भी एंट्री कर दिया, कोई भी रिएक्शन हो गई अपनी बॉडी पे, स्किन पे, तो दे आर द फर्स्ट वन टू गो देयर, मतलब ब्लड में घूम रहे हैं तो फटाफट ब्लड वहाँ पे आएंगे एंड दे विल गेट they will get inside the cells and they will reach the site of the inflammation or the site of the injury. What they do, they have the granules which releases lysozyme, जो कि बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया को मार देता है, जो कि बैक्टीरिया सेल वॉल को स्टॉप कर देता है, सॉल्युबल फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। दे हैव द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इन द ग्रेन्यूल्स लाइक सुपर ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइड आयन, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, जो कि पैथोजन की है ना मतलब मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दे हैव डिफेंसिन। डिफेंसिन एक तरह का ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। क्या करता है, ये फंजाई और बैक्टीरिया के ना वॉल्स में पता है होल कर देता है। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का सेल फट जाता है एंड वो मर जाता है, ठीक है। देन वी हैव लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes are the major soldier of immune system. They are the most important, most important component of WBC or the immunity. They are reason for the adaptive immunity, जिसमें अपनी 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 एंटीबॉडीज बनती है, जब हमें टी सेल एक्टिवेट होते हैं ये सब। बी सेल जो होते हैं, बी सेल मैच्योर होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड टू प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। टी सेल क्या होते हैं, टी सेल जो होते हैं, टी सेल रिलीजेस इम्यूनोपोटेंट और इम्यूनोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, जिनका बहुत ही मेजर रोल होता है कुछ कुछ इन्फेक्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल HIV एंड इन्फेक्शन ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और TB। और ये टी सेल्स जो होते हैं ना, टी सेल्स हेल्प इन प्राइमिंग ऑफ बी सेल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम बोलते हैं गार्बेज ट्रक ऑफ इम्यून सिस्टम। द रीजन बीइंग इट हेल्प्स टू क्लियर द सेलुलर डेब्रिस ऑफ द पैथोजन of its own of the body cells, etc. what they do, they do phagocytosis. ये मोनोसाइट क्या होते हैं, मोनोसाइट क्या होते हैं, बोन मैरो के अंदर दे गेट मैच्योर। जैसे ये ब्लड में आएंगे ना, ब्लड में आते ही दे गेट ट्रांसफॉर्म टू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज अब दो तरह के होते हैं, वॉन्डरिंग जो घूमते रहते हैं, एंड टिश्यू रेजिडेंट। टिश्यू में जो रह गए डेटा टिश्यू रेजिडेंट, जो कि वहाँ प्रोटेक्शन देंगे, और जो ब्लड में रह गए वो ब्लड बोर्न पैथोजन से प्रोटेक्शन देंगे, यानी वो पैथोजन डायरेक्ट ब्लड में आते हैं ना उनको खा जाएंगे, ठीक है। और टिश्यू रेजिडेंट वो होते हैं जो पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया का पैथोजन आता है उसको है ना मतलब उससे लड़ने में काम आते हैं। देन बेसोफिल। बेसोफिल की बात करोगे तो बेसोफिल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस बाय दे सीक्रेट हिस्टामिन्स, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन, जिनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल अस्थमा एक तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स ही है। अब बेसोफिल्स की बॉडी पे क्या होता है, ये बेसोफिल की सिर्फ बॉडी है, मतलब सेल है, इनकी बॉडी पे ना ये ऐसे एंटीबॉडी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से रिसेप्टर होते हैं। और इन्हीं रिसेप्टर से क्या होता है कि आईजी एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है। आईजी एंटीबॉडी जिसे बाइंड करती है ना, तो क्या होता है कि आईजी एंटीबॉडी बाइंड्स टू द एलर्जिक रिस्पॉन्स, मतलब एलर्जी मटीरियल्स, उसको हम एलर्जेंस बोलते हैं। और जैसे ही एलर्जेंस बाइंड करते हैं आईजी से, जो कि बेसोफिल के सरफेस पर अटैच्ड है, तो क्या होता है, बेसोफिल को सिग्नल देते हैं कि बेसोफिल टू रिलीज द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में क्या है, हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन, जो कि इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, इओसिनोफिल्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फेक्शन थ्रू वर्म। कोई भी पैरासाइट बॉडी में आया तो इओसिनोफिल की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। दे हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द पैरासाइट। व्हाट दे डू, दे रिलीज द हिस्टामिनेज, जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, so this is all about the functioning of the WBC. Now coming on to the last topic, that is platelets or thrombocytes. So what are platelets? Platelets are not the cells, as I have told you before. These are the cell fragments. What they are produced by lysis of megakaryocytes.
मेगा कैरियोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बहुत 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 बड़े सेल्स होते हैं। मेगा मीन्स वेरी ह्यूज, कैरियोसाइट, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड साइट्स, यानी कि huge nucleus and cell, huge nucleus containing cells. Okay, when they lyse, they produce 2000 to 3000 fragments, which get covered by the plasma membrane, and they form the platelets. Platelets cell fragment होते हुए भी उनके अराउंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. They do not have nucleus. They are disc shaped, and they are approximately 1.5 to 4 lakhs per megaton number in the blood. प्लेटलेट्स आर इन्यूक्लिएटेड, जैसे मैंने बोला, बट बिसाइड बीइंग इन्यूक्लिएट इनके पास वेसिकल्स होती है. अब इतने छोटे से फ्रेगमेंट के अंदर वेसिकल्स होती है. वेसिकल्स के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरीके के ना फैक्टर्स होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है क्लोटिंग फैक्टर, एटीपी, एडीपी, कैल्शियम आयंस, सेरोटोनिन एंड अदर फैक्टर्स. ओके, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी केमिकल्स हैं ना वेसिकल्स के अंदर, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग. ठीक है, ब्लड को जमाने में, ब्लड को मतलब इंजरी रोकने में, ब्लड लॉस को रोकने के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात हो गई, स्टेबलाइजिंग फैक्टर की बात हो गई, ये सब क्या करते हैं, ये सब एक्टिवेट करते हैं. किसको एक्टिवेट करते हैं? ब्लड क्लोटिंग पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, ताकि जहाँ पे भी इंजरी होती है ना वहाँ पे ही आके क्लोट फॉर्म कर देते हैं, ताकि ब्लड बाहर नहीं निकल पाए, ताकि ब्लड लॉस ना हो पाए. सिमिलरली एक और फैक्टर होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. दिस फैक्टर PGDF फैक्टर हैज अ secreted by the platelets has a very important role in angiogenesis. Angio means होता है vessels, genesis means synthesis. The synthesis of blood vessels is known as angiogenesis. ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है. और इसी PGDF का अनदर होता है कि इट हेल्प्स इन ब्लड वेसल रिपेयर. मेरी ब्लड वेसल कहीं से फट गई है तो उसको रिपेयर करने के अंदर, ब्लड वेसल को रिपेयर करने के अंदर प्लेटलेट्स वहाँ पे आते हैं. they release this factor, and this factor releases result in the activation of a pathway. That pathway result in the repair of that particular vessel. Now, thrombopoietin. What is thrombopoietin? I have taught you about the erythropoietin. Similarly, erythropoietin is for RBC as a hormone for for erythropoiesis. Similarly, thrombopoietin is a hormone which helps in the formation of megakaryocytes. Okay, that's a hormone, and this hormone has a very potential role on the bone marrow. जैसे ही जाएगा मेगाकेरोसाइट फॉर्म होंगे, मेगाकेरोसाइट फॉर्म जैसे ही होंगे, they will burst, they will rise, and they will form 2000 fragment, and it will form platelets or thrombocytes. Now, at last, if you want to summarize the function of the blood, there are three main functions: transportation, nutrients, minerals, hormones, regular substances, gases. मतलब किसी का भी ट्रांसपोर्ट करना हो तो ब्लड हैज दैट रोल. रेगुलेशन, रेगुलेशन किसका? by means of hormones, by means of enzymes, by regulation of the temperature, regulation of the pH. ये सब काम ब्लड का है. ठीक है, pH of the body, pH and temperature of the body, by releasing heat away from the away from the site, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ ना जाए. And last but not the least is give protection. Protection by means of WBC. It provides loss of blood by means of platelets. So these are the three main components or three main function of the blood. So this was all about the blood. So if you like my video, if you have sorry, before that, if you have any question, please do tell me in comment box. Okay, and if you like this video, please do like it, do comment, do share, do subscribe. Thank you.